वर्णमाला हिंदी में वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की परिभाषा। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड टुकड़े न किए जा सके। वर्ण उच्चारित की भाषा की न्यूनतम इकाई है। इन इकाइयों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य तथा वाक्यों से भाषा बनती है। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी सुनीता मैम। कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम हमें सामान्य हिंदी शुरू से पढ़ना है, तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो है सामान्य हिंदी की, जिसमें हम शुरुआत से ही समझेंगे हिंदी को और धीरे धीरे जब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है हिंदी की वो है वर्णमाला। जैसे कि आपने अभी सुना कि वर्ण की परिभाषा क्या है। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड टुकड़े न किए जा सके। वर्ण उच्चारित भाषा की न्यूनतम इकाई है। इन इकाइयों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य तथा वाक्यों से भाषा बनती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अभी आपने समझ लिया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। देखिए, सबसे पहले जो वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको मूल ध्वनि कहते हैं, ठीक है, जिसके खंड के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब जैसे मान लो आ है, आ से अनार, ठीक है। अब हम इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है, तो ये क्या कहलाता है? वर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें और डाल दें और कुछ लिख दें, जैसे आ और ये माँ, ठीक है, इस तरह से हमने आम लिखा तो इसमें हमने दो वर्णों को जोड़ लिया, ठीक है। और तो एक हमें क्या मिल गया? एक शब्द मिल गया, आम, ठीक है। और अगर हम और शब्दों को जोड़ते चले जाते हैं तो हमें एक वाक्य मिलता है। जैसे अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि राम आम खाता है, ठीक है, या मोहन आम खाता है, या हमें आम पसंद है। तो हमने जब कई शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जो वर्ण होता है, वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और शब्द दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है, और वाक्य कई शब्दों से मिलकर के बनता है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है वो 52 है, 52। इसमें से स्वर ध्वनियों की जो संख्या है वो 11 एवं 41 व्यंजन ध्वनियां हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हमें किताबों में मिलता है उसी को समझ लेते हैं। देखिए, पहले है स्वर वर्ण, जिनसे हमारी मात्राएं बनती हैं उनको हम स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये है छोटा, बड़ा, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या हैं? 11 वर्ण हैं। और ये है अनुस्वार, ठीक है, जिस पर अंक की बिंदी लगी है, जिससे आ से अंगूर आपने बचपन में पढ़ा होगा। दूसरा है विसर्ग, ठीक है, इसमें आपको इस तरह से ये दो बिंदी लगी हुई है, इसको विसर्ग बोलते हैं। इस तरह से ये दो व्यंजन ध्वनियां हैं। अब जान लेते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण ये है हमारे का, खा, गा, घा, यहाँ ये इस तरह से कंठस्थ व्यंजन है। दूसरे चा, छा, जा, झा, ये तालव्य व्यंजन है। टा, ठा, डा, ढ, ये मूर्धन्य व्यंजन है। और ता, था, दा, ना ये दंती व्यंजन है। पा, फा, बा, बा, मा ओष्ठी व्यंजन है। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। शा, 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 ह उष्म व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन है। और डा और ढा ये उत्तिक्षिप्त व्यंजन है। का से लेकर के
माँ तक के जो व्यंजन हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं और स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 होती है। अब इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है, जो जीहा होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है, टच करती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। का, खा, गा, घ, ये देखिए ये कंठस्थ व्यंजन है। अगर आप इनको बोल करके देखेंगे, अभी मेरे साथ बोल करके देख लीजिए, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है। एक जो गला होता है हमारा उसी को कंठ कहते हैं। आप बोल करके देख लीजिए, का, ख, ग, घ, ङ, एक साथ ही इनकी आवाज आ रही है, इसलिए इनको कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन चा, छा, जा, झ, ञ, ये देखिए यहाँ पर ये तालव्य, ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। जहां पर कभी आपने समोसा खाया या चाय पी, ऊपर का जो हमारा भाग होता है, मुंह का जो ऊपर भाग होता है, उसमें चाय पीते समय जो छाला पड़ जाता है कभी कभी गर्म चीज खाने से, तो वो वाला जो भाग होता है वो होता है हमारा तालु। तो जितने भी ये अक्षर हैं पांचों, देखिए वहां से ही जो है हमारी जीभ उसको टच करेगी, उस स्थान को। देखिए च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है, आप भी बोल करके देख सकते हैं। अब है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं टा, ठा, ड, ढ, ण, इनको मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ठीक है, मूर्धा इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो पीछे को मुड़ जाती है। आप मेरे साथ भी बोल करके देख लीजिए, आपकी जीभ पीछे को मुड़ जाएगी। टा, ठ, ड, ढ, ण। अगर आपकी जीभ मुड़ी इनको बोलते समय तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इनका उच्चारण स्थान याद कर लीजिए मूर्धा, क्योंकि ये टेट की परीक्षा हो या किसी भी कंपटीशन की परीक्षा हो उसमें ये उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। अगला है दंतीय व्यंजन। ये ता, था, दा, धा, ना, ये जो 5 व्यंजन हैं, ये इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंतीय होता है। दंतीय। अब दंतीय क्यों होता है? क्योंकि जब आप इनको बोल करके देखेंगे तो जो आपकी जीभ है, जीभ का जो भाग है, जो आपके ऊपर के दांत होंगे वो उनको टच करेगी। देखिए बोल करके देखिए, ता, था, दा, धा, ना, देखिए छू रही है कि नहीं छू रही है? स्पर्श कर रही है। आपकी जीभ ऊपर वाले जो दांत हैं अंदर की साइड वाले उसको टच करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंतीय है। अगले 5 अक्षर हैं पा, फा, बा, भा, मा, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ है इनका उच्चारण स्थान। ओष्ठ का मतलब होता है होठ। आप इनको देख लीजिए बोल करके, पांचों का जो उच्चारण स्थान होगा वो होठों से होगा। पा, फा, बा, भा, मा, पांचों का ही उच्चारण स्थान आपके होठ कर रहे हैं, इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ होता है। अभी जो 4 अक्षर हैं आपके य, र, ल, व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आप बता देंगे कि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। और कभी कभी इस तरह से भी परीक्षा में आ जाता है कि जैसे या पूछ लिया कि या, इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। जैसे कई अक्षर दे दिए जाएंगे और उसमें से या हो, रा हो, ला हो या वा हो, तो ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो जब आपने याद कर लिया कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, आप इसको अच्छी तरह से याद करिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, या, र, ला और वा। ठीक है, अब इसमें से कोई सा भी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लिया होगा तो आप बता देंगे। अगला है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इनको बोलते समय हमारे अंदर से एक ऊष्मा सी निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन को याद करना बहुत ही सरल है। जो तीनों शाह होते हैं उनको आप याद कर लीजिए और एक चौथा होता है हा, इन सबको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसकी जो डिटेल में वीडियो है चैनल पर है, आप उसमें देख लीजिए, प्ले लिस्ट में अच्छी तरह से आपको
पता चल जाएगा कि इन्हें उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तो हम थोड़ा थोड़ा ही समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक जानकारी के लिए है कि कभी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप इस तरह से जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, शलजम वाला सा, ये मूर्धन्य वाला सा, और ये सरोते वाला सा, ठीक है, दंतीय सा कहते हैं इसको, ठीक। और एक ये ये चारों जो हैं कौन से हैं व्यंजन, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है कि ये सब मिलकर के बने हुए हैं। इस प्रकार आपने जान लिया कि कुल स्वर कितने होते हैं 11, और व्यंजन कितने होते हैं 2 + 25 + 14 + 41। तो इस तरह से कुल वर्ण कितने हुए 11, 41 = 52। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वर्ण हिंदी की वर्णमाला में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 52। देखिए 11 ये हैं, ये और 2 ये हैं, ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन हैं और 14 अन्य व्यंजन हैं, ठीक है। इस तरह से 41 हो गए, और 11 + 41 = 52 हो गए। एक चीज़ और नोट करके रखने की है कि ये आ और य व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिन्हें क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।